आज आप लोगों को हिंदी वर्णमाला में स्वरों का वर्गीकरण के बारे में पढ़ाएंगे। तो लिख लेते हैं हिंदी वर्णमाला स्वरों का वर्गीकरण। तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों का वर्गीकरण के बारे में आपको पढ़ाएंगे। तो स्वर लिख लेते हैं आ, ई, तो हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर हैं? 11 स्वर हैं। कितने स्वर हैं? स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। तो अब इनका उच्चारण कहाँ से होता है उसके बारे में देखते हैं। तो आ और आ ये तुम्हारे कहाँ से उच्चारित होते हैं? कंठ से। कंठ। और तुम्हारे ई कहाँ से उच्चारित होते हैं? तालव्य। हमने इससे पहले वीडियो जो बनाया है व्यंजनों के ऊपर उसमें बताया है कंठ, फिर उसके बाद तालव्य। तो आ और आ का उच्चारण कहाँ से होता है? कंठ से। ई का उच्चारण कहाँ से होता है? तालव्य से। ऊ कहाँ से उच्चारण होता है? ओठ से। और इसका उच्चारण ऋ का मूर्धा। आए का उच्चारण कहाँ से होता है? कंठ, तालव्य। ओ का उच्चारण और आओ का उच्चारण कहाँ से होता है? कंठ, ओष्ठ। कंठ, ओष्ठ। देखो कंठ, ये दोनों कंठ हैं, नीचे की जो लाइन है कंठ और तालव्य से, कंठ और ओठ से इनका उच्चारण होता है। ऊपर पहले कंठ से फिर तालव्य से। बस यहाँ ओ को ओठ से याद रखिएगा क्योंकि मूर्धा पहले आता है और ओट्स बाद में आते हैं। तो मूर्धा ऋ और फिर ऊ, और ऊ जो तुम्हारा है वो कहाँ से उच्चारित होता है? ओठ से। अब लिख लेते हैं। तो पहला है हमारा वर्गीकरण में उच्चारण समय या मात्रा के आधार पर। उच्चारण समय या मात्रा के आधार पर। अब इसके आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 2, हार्श स्वर और दीर्घ स्वर। हार्श स्वर और दीर्घ स्वर। इसमें कौन से आते हैं? ह्रस्व स्वर में कौन से आते हैं? आ, ई, ऊ। ऊपर वाली जो लाइन है इसमें का पहला अक्षर फिर तीसरा अक्षर, यानी सब में आ सेम दिख रहे हैं। तो इनका एक पहला वाला ई का, ओ का और ऋ का, ये क्या आते हैं? हार्श स्वर हैं तुम्हारे। ये कितने हैं? 4। हार्श स्वरों की संख्या कितनी है? 4। दीर्घ स्वरों की संख्या, दीर्घ स्वर में आ, फिर उसके बाद ई, ऊ, ए, आए, ओ, आओ। ये तुम्हारे आते हैं दीर्घ स्वर में। एक और है, ये भी तुम्हारा दीर्घ स्वर में आता है, लेकिन स्वर में नहीं रखा गया क्योंकि स्वरों की संख्या कितनी है? 11।
तो ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 4 हार्श स्वर हो गए, दीर्घ कितने हो गए 7। अब दीर्घ जो स्वर है लिख लेते हैं एक फैक्ट, जो तुम्हारे दीर्घ स्वर हैं हार्श स्वर के दीर्घ रूप ना होकर स्वतंत्र ध्वनियाँ हैं, यानी इन्हीं का दीर्घ रूप नहीं है, ये अलग स्वतंत्र ध्वनियाँ स्वतंत्र रूप से बोली जाती हैं। तो लिख लीजिए दीर्घ स्वर ह्रास स्वरों का दीर्घ रूप ना होकर, कहने का मतलब है कि ये छोटा ये बड़ा नहीं है, ये स्वतंत्र रूप से वर्ण है या स्वर है। तो दीर्घ रूप ना होकर स्वतंत्र ध्वनियाँ हैं। अब उच्चारण समय या मात्रा के आधार पर, दूसरा है तुम्हारा उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर, तो उच्चारण स्थान के आधार पर हमने जो ऊपर बांटा है, कंठ कहाँ से उच्चारित होता है, गले से उच्चारित होते हैं, तालु से उच्चारित होते हैं, इसके आधार पर दूसरा विभाजन किया गया उच्चारण स्थान के आधार पर। तो पहला इसके अंतर्गत क्या है, कंठ में कौन कौन से आते हैं, आ और आह, ये 3 आते हैं। ये कह सकते हो बड़ा जो बोला जाता है, लेकिन वो गलत है। सेकंड, तो कंठ के आधार पर हो गया। तालव्य के आधार पर, तालव्य से कौन कौन से आते हैं, ई, ये किसके आधार पे आते हैं, तालव्य के। उच्चारण स्थान में इनका उच्चारण कहाँ से होता है, तालु से होता है। फिर तुम्हारा आता है कंठ ताल, तीसरा कंठ तालु, दोनों से कंठ और तालु दोनों से कौन से हैं, आए, ये कंठ और तालु दोनों से हैं। फिर तुम्हारा मूर्धा, तालु के बाद मूर्धा, तो मूर्धा से किनका उच्चारण होता है, ऋ का। उसके बाद ओष्ठ, दंत नहीं इसमें, ओष्ठ है सीधे, ओष्ठ। तो ओष्ठ से किसका उच्चारण होता है तुम्हारा, ऊ। और कंठ ओष्ठ, कंठ ओष्ठ से किसका उच्चारण होता है, कंठ ओष्ठ से किसका उच्चारण होता है, आओ, इनको हमने बता दिया पहले। उसके बाद कंठोष्ठ हो गया। फिर है अनुनासिक, नाक से उच्चारित होते हैं। फिर अनुस्वार आता है तुम्हारा, स्वर। अनुस्वार में अन,
तो ये किसके आधार पे हो गए? उच्चारण स्थान के आधार पर। जो हमने यहाँ पे बताया है वो किसके आधार पे बताया? उच्चारण स्थान के आधार पर। तो तीसरा विभाजन किसके आधार पर? जिह्वा के भाग के आधार पर। जिह्वा के भाग के विभाजन के आधार पर। तीसरा हमारा जिह्वा के भाग के विभाजन के आधार पर। तो इसके अंतर्गत आता है अग्रस्वर, यानी जो जीभ है हमारी उसके आगे से जो जिनका उच्चारण होता है अग्रभाग से, उसे क्या कहते हैं? अग्रस्वर। तो अग्रस्वर इसके अंतर्गत। तो अग्रस्वरों में कौन कौन से आते हैं? ई, फिर उसके बाद ई, उसके बाद ए और आए। ई, ए, आए, ये तुम्हारे अग्रस्वर। और मध्य स्वर, दूसरा है मध्य स्वर या केंद्रीय स्वर, यानी बीच से, इसलिए केंद्रीय भी से कहा जाता है, जीभ के बीच भाग से। कौन सा है? आ। सिर्फ आ का उच्चारण होता है मध्य से, इसको मध्य स्वर कहा जाता है। फिर तीसरा है पश्च स्वर। पश्च स्वर में कौन कौन से आते हैं? आ, उ, ओ, आओ, ओ, आओ। फिर तो ये किस में आते हैं? पश्च स्वर में आते हैं। अब चौथा विभाजन किया गया है जिह्वा की ऊंचाई के आधार पर। जिह्वा की ऊंचाई के आधार पर। तो हमने अभी तक पढ़ा तीन, कौन कौन से? पहला था उच्चारण समय के, जो समय के हिसाब से और मात्रा के आधार पर। फिर उच्चारण स्थान के आधार पर। फिर उसके बाद जिह्वा के भाग के आधार पर। और चौथा था जिह्वा की ऊंचाई के आधार पर। इसमें कौन कौन से आते हैं? पहला है जिह्वा के ऊंचाई के आधार पर विवृत। विवृत में कौन कौन से आते हैं? आ। तो विवृत में ये वाला तुम्हारा कौन से किस में आता है? विवृत में। फिर विवृत के बाद अर्धविवृत, दूसरा है विवृत, अर्धविवृत। तो अर्धविवृत में कौन कौन से आते हैं? आए, आओ, तो ये तुम्हारे एक इसका, इस ग्रुप का, एक इस ग्रुप का, एक इसमें आते हैं अर्धविवृत में। फिर उसके बाद इसमें संवृत, तीसरा है जिह्वा की ऊंचाई के आधार पर। तीसरा कौन सा है? संवृत। संवृत में कौन कौन से आते हैं? ई, ए, आए, नहीं सॉरी, उ, आए तो उसमें लिख दे उ। तो संवृत में कौन कौन से आते हैं? ई और ओ।
तो ये किस में आते हैं? समृत में। समृत के बाद है तुम्हारा अर्ध समृत। अर्ध समृत। अर्ध समृत में कौन कौन से आते हैं? तो अर्ध समृत में ए, ओ, ये इस ग्रुप का पहला और सेकंड, ये किस में आते हैं? अर्ध समृत में आते हैं। तो एक बार विवृत में सिर्फ बड़ा आता है से आ, और अर्ध विवृत में ए, औ आता है। समृत में तुम्हारे ये 4 वर्ण आते हैं, 4 स्वर, और अर्ध समृत में पहला ए, ओ तुम्हारे अर्ध समृत में आते हैं। 5वां विभाजन का आधार है ओठ की स्थिति के आधार पर। नहीं, एक और लिख लेते हैं जिह्वा में ही, 5वें में लिख लेते हैं जिह्वा पेशियों के तनाव के आधार पर। जिह्वा पेशियों के तनाव के आधार पर। तो जब हम उच्चारण करते हैं तो जीभ की जो पेशियां हैं उसमें जो तनाव आता है उसके आधार पर बांटा गया है। तो पहला है शिथिल, जब शिथिल पेशी होते हैं तो उसमें किन वर्णों में शिथिल होते हैं? आ, फिर ई, उ। और कठोर किस में होती हैं पेशियां? कठोर, तो कठोर किस में होते हैं? आ यानी बड़ा जिसे कहते हैं, आ, ई, उ, इसमें पेशी कठोर हो जाती हैं। अब छठा आधार है स्वरों का वर्गीकरण में, तो इसमें है ओठों की स्थिति के आधार पर। ओठों की स्थिति के आधार पर, ओठों की स्थिति के आधार पर। तो ओठों की स्थिति के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, या कह सकते 3 भागों में। तो पहला है अर्धवर्तुल, अर्धवर्तुल। तो अर्धवर्तुल में कौन कौन से आएंगे स्वर? आ यानी बड़ा, तुम्हारा ये क्या है? अर्धवर्तुल है। फिर वर्तुल, वर्तुल, या इनको व्रतमुखी भी कहते हैं, आवृतमुखी, व्रतमुखी। तो ये ओठ की स्थिति के आधार पर ही हैं। तो वर्तुल, तो वर्तुल में कौन कौन से आते हैं? उ, ओ, आओ, ओ, आओ। अब अर्धवर्तुल हो गया, वर्तुल हो गया, और इसे कहते हैं आवर्तुल, जिसमें व्रतमुखी या अव्रतमुखी। तो इन्हें इसमें आवर्तुल, वर्तुल, अव्रतमुखी। आवर्तुल को ही प्रसृत या सहज कहा जाता है। तो लिख लेते हैं प्रसृत, सहज। इसका मतलब होता है, प्रसृत का मतलब सहज, सरल। तो इसमें कौन कौन से आते हैं? ई, ए,
आए। एक इसमें आवर्तुल या प्रसृत यानी सहज, इनको बोलने में आसानी होती है। तो वर्तुल, तो वर्तुल के उच्चारण में लिख लेते हैं वर्तुल। वर्तुल के उच्चारण में, जो तुम्हारे वर्तुल होते हैं उनके उच्चारण में होठों का आकार गोल हो जाता है। होठों का आकार गोल हो जाता है। जब इन्हें वृत्तमुखी कहते हैं, वृत्तमुखी, तो वृत्तमुखी का मतलब होता है वृत्त गोला होता है। तो ओठ जब गोल हो जाते हैं तो उसे ही क्या कहते हैं, दूसरे भाषा में वर्तुल कहते हैं। तो वर्तुल का अर्थ है ओठों का गोल आकार हो जाना। ठीक। अब इसमें जो स्वर का विभाजन हमने बताया था ह्रस्व और दीर्घ में, उसमें एक था प्लुत स्वर, इनको अलग लिखा गया है। प्लुत स्वर पढ़ लेते उसके बारे में भी। प्लुत स्वर ये कौन से स्वर होते हैं? तो जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है, वे प्लुत स्वर कहलाते हैं। अच्छा, जो तुम्हारे दे रखे थे ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, इसमें ह्रस्व स्वर को एक मात्रिक और दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक कहते हैं, और प्लुत स्वर को त्रिमात्रिक कहते हैं। त्रिमात्रिक कहते हैं। तो वे जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है, उन्हें क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं या कहलाते हैं। अब जैसे राम, तो ऐसे जब उच्चारण किया जाता है, राम को दूर से बुलाया जाए, राम को दूर से बुलाया जाए, यानी जब देखा होगा आपने गांव में, जब किसी को कोई दूर होता था तो उसको जब आवाज़ देते थे तो कुछ वर्डों का देर तक उसमें उच्चारित किया जाता था, तो उन्हें क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते थे। और एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं, ओम। तो इसमें भी ओम का उच्चारण किया जाता है देर तक। अब नोट में लिख लेते हैं, प्लुत स्वरों का वैदिक संस्कृत में प्रयोग होता है। प्लुत स्वरों का प्रयोग वैदिक संस्कृत में होता है। हिंदी में इनका प्रयोग कम होता है। हिंदी में इनका प्रयोग कम होता है। तो प्लुत स्वरों का वैदिक संस्कृत में प्रयोग ज़्यादा होता था और हिंदी में कम होता है।
तो आपकी वर्णमाला समाप्त हो गई। हमने पहले व्यंजन पढ़ाया, उसके बाद इस वीडियो में स्वरों के बारे में पढ़ाया है।